Hello all, welcome back to Law in Detail. Today we'll discuss Section 3 of the Limitation Act of 1963. आइए देखते हैं Section 3 क्या बोलता है. Section 3 ये बोलता है, Section 3 में पहली बात तो ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ सूट, अपील एंड एप्लीकेशन. तो लिमिटेशन एक्ट इन तीनों चीज़ों की बात करता है, सूट की, अपील की और एप्लीकेशन की. एंड सेक्शन 3 सेज दैट अगर ये सूट, अपील और एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल हुआ है, देन द कोर्ट शैल डिसमिस इट. भले ही लिमिटेशन को एज अ डिफेंस नहीं सेटअप किया है डिफेंडेंट ने. सपोजिंगली कॉज ऑफ एक्शन इज हियर, यहाँ पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज करता है. ये आपकी प्रिस्क्राइब पीरियड हो गई. इस प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद अगर सूट, अपील या एप्लीकेशन आया है, then it is the duty of the court to dismiss it. But ये section independent नहीं है. This section is subject to section 4 till 24, which means कि दो certain suit, appeal या application prescribed period के बाद फाइल हुए हैं, फिर भी जो 4 से लेकर 24 में जो exclusion और exceptions लगे हैं, अगर लगते हैं एक्सक्लूजन और एक्सेप्शंस, सो दो इट हैज़ बीन फाइल्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड वैलिड. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम प्रिस्क्राइब पीरियड के दिन सूट फाइल करने गए, बट प्रिस्क्राइब पीरियड जिस दिन एंड हो रहा था ना, जिस दिन हम सूट फाइल करने गए, उस दिन द कोर्ट इज क्लोज्ड. सो अब हम कब फाइल करेंगे? द नेक्स्ट डेट व्हेन द कोर्ट रीओपन्स. मान लो नेक्स्ट यही वाला डेट है जब कोर्ट रीओपन हो रहा है. तो चूंकि अभी हमने यहाँ पे फाइल किया है, दो इट इज आउटसाइड द प्रिस्क्राइब पीरियड, बट स्टिल इट विल बी वैलिड. ठीक है. दूसरी बात ये समझ लो कि ये बहुत ही मैंडेटरी सेक्शन है. ये प्रोहिबिटरी सेक्शन है. इसका नेचर ये डिक्लेयर इट इज़ डिक्लेयरिंग समथिंग. इट इज़ अ डिक्लेरेटरी सेक्शन. इट इज़ मैंडेटरी बिकॉज यहाँ पे शैल लिखा हुआ है कि प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल हुआ है, द कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू डिसमिस इट अनटिल एंड अनलेस ये जो एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन है कंटेन्ड इन 4 से लेकर 24 अप्लाइज. ओके, आगे समझते हैं. देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि क्या ये जो सेक्शन 3 में कही हुई बातें हैं ना, ये सूट के इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई होती हैं बस, या फिर कंटिन्यूएशन पे भी? मतलब प्रोसीडिंग्स मीन्स सूट, एप्लीकेशन या अपील के बस इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई होती है या कंटिन्यूएशन पे भी. एग्जाम्पल देती हूँ. मान लो ये कॉज ऑफ एक्शन है, ये आपका प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ पर आ जाता है. सो यू नो व्हाट हैपन्स, यहाँ पे प्रिस्क्राइब पीरियड के पहले आपने एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन फाइल कर दिया था. एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन आपने यहाँ पे फाइल किया. सो दिस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन इज विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड. मान लो प्रिस्क्राइब पीरियड में सिंपली आप एक ऐसा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो विच इज फॉर कंटिन्यूइंग द एग्जीक्यूशन. तो यहाँ पे आप कुछ नई चीज़ नहीं फाइल कर रहे हो. यू आर नॉट इंस्टीट्यूटिंग समथिंग. इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं कर रहे हो कुछ प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद. यू आर मियरली कंटिन्यूइंग अ पेंडिंग प्रोसीडिंग ऑफ एग्जीक्यूशन. सो ये वाली जो एप्लीकेशन होगी ना, वो बार्ड नहीं मानी जाएगी बाय लिमिटेशन. वाई? बिकॉज लिमिटेशन बस इंस्टीट्यूशन पे देखता है कि आपका इंस्टीट्यूटेड है कि नहीं सूट, अपील या एप्लीकेशन विद इन टाइम. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ये जो लिमिटेशन एक्ट है, क्या ये क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पे लगते हैं? क्या वो ड्यूटी बाउंड है कि प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल हुआ है एप्लीकेशंस वगैरह, तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाए? तो ऐसा नहीं है. ये जो सेक्शन 3 है ना, इट ओनली एंड ओनली अप्लाइज टू कोर्ट्स. सो कोर्ट्स आर ड्यूटी बाउंड टू डिसमिस एंड नॉट द क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज, नॉट द ट्रिब्यूनल्स एंड नाइदर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो.
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि क्या लिमिटेशन एक्ट डिफेंस पे अप्लाई करता है, मतलब क्या ये डिफेंस को बार करता है या नहीं बार करता है। सो आप इसके लिए केस रेफर कर सकते हो, बजरंग लाल शिवचंदारी रुइया वर्सेस शशिकांत एन रुइया, ये 2004 का केस है। सो यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को लेकर क्लियर कर दिया कि लिमिटेशन सेक्शन 3 वो बस सूट, अपील या एप्लीकेशन के इंस्टीट्यूशन पे रोक लगा रहा है इफ इट इज बीन फाइल्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड। लेकिन आप डिफेंस फाइल कर रहे हो ना प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद, तो आपका डिफेंस कभी बार नहीं हो जाएगा। ओके, सो दिस थिंग हैज बीन क्लियर्ड बाय दिस केस। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आती हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। मान लो लिमिटेशन से कोई सूट, अपील, एप्लीकेशन बार्ड है, तो अगर कोई चीज़ लिमिटेशन से बार्ड है तो उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होती है। सेक्शन 3 जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इट सेज इट शैल बी डिसमिस्ड। तो सेक्शन 3 बोलता है सूट, अपील या एप्लीकेशन को डिसमिस कर दो। लेकिन वही जब ऑर्डर 7 रूल 11D आप देखोगे CPC का, सो इट सेज द प्लेंट शुड बी रिजेक्टेड। सो अब कौन सा फॉलो करें, देखो दोनों ही चीज़ें फॉलो होती हैं, डिपेंड करता है कि बार ऑफ लिमिटेशन मैनिफेस्ट कैसे हो रहा है। अगर बार ऑफ लिमिटेशन मैनिफेस्ट हो रहा है खुद ही प्लीडिंग से, प्राइमा फेसी वो प्लीडिंग से ही नज़र आ रहा है, कुछ भी चीज़ें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है एडिशनल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लीडिंग्स में ही लिखा है, प्लेंट में लिख दिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना 2002 में हुआ था, और सूट जो फाइल हो रहा है वो 2019 में हो रहा है फाइल। तो यहाँ पे तो प्लीडिंग्स में ही लिखा हुआ है ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डेट, तो यहाँ पे जज साहब खुद ही रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे रिजेक्शन कैन ऑल्सो बी डन। लेकिन जहाँ पर एविडेंसेस चाहिए होते हैं ना प्रूफ करने के लिए, एविडेंसेस आर रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर सूट को बस और बस डिसमिस ही कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। So if the bar is manifest from the pleadings itself, rejection of plaint can be done under Order 7 Rule 11D of CPC. And if evidences are required to be given by the defendant evidences लेकर आएगा कि देखिए इन वजहों से जो सूट, अपील या एप्लीकेशन स्टैंड नहीं करता, इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, सो इट कैन बी डिसमिस्ड। आई होप ये क्लियर है। अब ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी कि सेक्शन 3 एक सब्जेक्शन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो। वाई? बिकॉज द सेक्शन 3 इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज सब्जेक्ट टू 4224, मैंडेटरी सेक्शन है। वाई मैंडेटरी? बिकॉज शैल बी डिसमिस लिखा है ना, कि अगर प्रिस्क्राइब पीरियड से बाद में फाइल हुआ तो उसको कोर्ट ड्यूटी बाउंड हो जाता है, ड्यूटी हो जाती है कोर्ट की कि डिसमिस करना ही है। एंड देयर इज नो डिस्क्रिशन, there is no inherent power to condone the delay। अगर कोई 4224 में कोई एक्सक्लूजन या एक्सेप्शंस अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशनरी या इनहेरेंट पावर नहीं रहती है कि वो डिले को कंडोन कर दे। ओके, सो इसीलिए 4224 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या क्या एक्सक्लूजन्स और क्या क्या एक्सेप्शंस है मैं आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अब ये आया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ विल द कोर्ट्स कम टू नो दैट इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि अभी जो सूट, अपील या एप्लीकेशन आ रहा है ये बार्ड बाय लिमिटेशन है या नहीं है। देखो जब आप बैठे होगे डायस पे, आपके सामने एविडेंसेस प्रेजेंट होंगे, प्लीडिंग्स लाई जाएंगी, तो जज को पता है ना, अगर मान लो उसको प्लीडिंग्स में दिख रहा है, अगर उसको प्लीडिंग्स में दिख रहा है कि ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2002 का था और सूट फाइल हो रहा है 2019 में, सो अगर उसको प्लीडिंग से ही दिख रहा है
तो वहाँ पे जज साहब खुद ही ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाता है ना, खुद ही इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को रेस करेंगे और फिर पार्टीज को सुनने के बाद डिसमिस कर देंगे अगर उनको लगता है इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। लेकिन जहां देखो वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है प्लीडिंग से, है ना, सम फैक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय डिफेंडेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूट देखने से तो लग रहा है कि बार्ड बाय लिमिटेशन है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो वेयर वॉज आई वॉज टेलिंग कि जहां पर प्लेंट, जब आप प्लेंट को देख रहे हो उसमें कॉज ऑफ एक्शन लिखा है 2002 का है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2002 में हुआ है, सूट फाइल हो रही है 2019 में, कोई फर्दर एविडेंस नहीं चाहिए, इट इज क्लियर, और कोई एक्सक्लूजन और एक्सेप्शंस भी नहीं लग रहे। तो कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है कि वो उस क्वेश्चन को रेस करे। डिफेंडेंट ने नहीं किया है तो भी कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू रेज इट। कोर्ट की ड्यूटी है ना कि वो रेस करे, बिकॉज मैनिफेस्ट हो रहा है वो प्लीडिंग से ही। सो कोर्ट अपनी इस ड्यूटी को एक्सरसाइज करेगा, कोर्ट उस क्वेश्चन को रेस करेगा, उस क्वेश्चन पे डिस्कशंस होंगी, और फिर अगर कोर्ट को लगता है दैट इट इज बार्ड, सो कोर्ट विल डिसमिस इट। लेकिन देखो, कभी कभी चीज़ें प्लेंट से नहीं पता चलती हैं, तो जहां पे कुछ फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं, ओके, जहां पर कुछ फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं, वहां पर डिफेंडेंट की ड्यूटी बन जाती है, डिफेंडेंट इज ड्यूटी बाउंड टू रेज। डिफेंडेंट को बताना पड़ता है कि बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन द सूट अपील और एप्लीकेशन कैन नॉट स्टैंड, इट शुड बी डिसमिस्ड। एविडेंसेस डालने पड़ते हैं, और एक बार डिफेंडेंट ने प्रूफ कर दिया तो उसके बाद ड्यूटी किस पे शिफ्ट हो जाएगी, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाएगा, अब प्लेंटिफ पे आ जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ। एंड नाउ प्लेंटिफ विल हैव टू प्रूव कि नहीं, मेरा सूट अपील या एप्लीकेशन इज विद इन लिमिटेशन। एक एग्जाम्पल देती हूं, समझ लो कि कॉज ऑफ एक्शन 1 जनवरी 2020 में राइज करता है और लिमिटेशन पीरियड है 3 साल, मतलब 1 जनवरी 2023। लेकिन जो सूट फाइल हो रहा है ना वो 2024 में फाइल हो रहा है, सो इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। कोर्ट को तो देख के लग रहा है, डिफेंडेंट ऑल्सो सेड दैट इट इज बार्ड। नाउ प्लेंटिफ विल हैव टू प्रूव एंड प्लेंटिफ विल एलिज, प्लेंटिफ प्रूव करेगा इस चीज को कि दो इट लुक्स लाइक कि बार्ड बाय लिमिटेशन है, बट एक्चुअली में क्या हुआ था दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन द डिफेंडेंट एक्नॉलेज्ड द लाइबिलिटी। एक्नॉलेजमेंट आप पढ़ोगे आगे सेक्शन 18 में। तो जब डिफेंडेंट अपनी लाइबिलिटी एक्नॉलेज कर लेता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट से एक नया फ्रेश प्रिस्क्राइब पीरियड रन करता है। तो अगर उस नए फ्रेश प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर आता है सूट, चूंकि यहां पे सूट 2024 में हुआ था, है ना, पहले प्रिस्क्राइब पीरियड 2023 तक खत्म हो रही थी। आई थिंक यू आर नोटिंग इट डाउन। तो अगर पहले वाली प्रिस्क्राइब पीरियड 2023 में खत्म हो रही थी और 2023 में एक्नॉलेजमेंट ले ली गई, तो 2023 से उसे 3 साल मिल जाएंगे, है ना। तो सिंस जो सूट है वो 2024 में फाइल हुई, सो इट इज वेल विद इन टाइम, सो इट नीड्स टू बी प्लीडेड। ये फैक्ट्स नहीं पता होंगे ना कोर्ट को, तो ये प्लीड करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, पांडुरंग वर्सेस मारुति वर्सेस नारायण रामामूर्ति वर्सेस रवुला सोमासुंदरम। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर वो बस प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लिमिटेशन जूरिसडिक्शन से डील करता है कोर्ट की, सो इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ लॉ।
सो जहाँ पर वो प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ है वहाँ कोर्ट की ड्यूटी होती है टू रेज दैट क्वेश्चन सुओ मोटो. सुओ मोटो मतलब खुद से वो रेज करता है. लेकिन जहाँ पर लिमिटेशन का क्वेश्चन इज नॉट अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट डिपेंड्स ऑन लॉ एंड फैक्ट एज वेल. कुछ फैक्ट्स भी प्रूव करने हैं डिफेंडेंट को, वहाँ पर डिफेंडेंट की ड्यूटी होती है उस क्वेश्चन को रेज करना. सो बर्डन ऑफ प्रूफ इन दैट केस इज अपॉन डिफेंडेंट. ओके, आगे देखते हैं. अब यहाँ पे वही है कि कोर्ट सुओ मोटो प्रूफ कर देता है, रेज करता है क्वेश्चन, तो प्लेंटिफ प्रूफ करेगा दैट नो माय लॉर्ड द सूट इज वेल विद इन टाइम. लेकिन जहाँ डिफेंडेंट ने रेज किया है वहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ पहले डिफेंडेंट पे रहता है. इफ डिफेंडेंट हैज क्लियरली डिस्चार्ज द बर्डन, तब जाके प्लेंटिफ पे बर्डन शिफ्ट करेगा टू रिबट दैट थिंग बाय प्रूविंग एनी एक्सक्लूजन और एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 4 till 24. अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या लोकल और स्पेशल लॉज पे ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये जो सेक्शन 3 है ना, जो बोलता है कि सूट अपील या एप्लीकेशन डिसमिस कर दो इफ इट इज फाइल्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड. सो या क्या ये सेक्शन 3 की डिक्लेरेशन स्पेशल और लोकल लॉज पे लगेगी? तो यस, 29 clause 2 says that वो लगेगी. ओके, ये वही सारी चीज़ें तो बाहर लिखी, इफ यू वांट यू कैन सी. अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या आता है. अब जो आप क्लॉज 2 देखोगे, क्लॉज 2 बोलता है कि सूट इंस्टीट्यूटेड कब माना जाएगा. अभी हमने पढ़ा कि सूट अपील या एप्लीकेशन को विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड होना चाहिए. सो अब हम क्लॉज 2 में वो बताया हुआ है हमें कि किस दिन को माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूटेड है, व्हेन यू कंसिडर दैट द सूट विल बी इंस्टीट्यूटेड. तो क्लॉज 2 का ए का पार्ट 1 हम देख रहे हैं. ऑर्डिनरी केसेस में, ऑर्डिनरी केसेस में कब माना जाता है. सो सी व्हाट हैपेंस. मान लो ये कॉज ऑफ एक्शन है आपका, प्लेंट आप यहाँ पे प्रेजेंट करते हो बिफोर द फाइलिंग काउंटर. जब आपने प्लेंट प्रेजेंट कर दिया, प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ पे एक्सपायर कर चुकी है, यहाँ पे ऑफिस ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं दैट सूट या तो अंडर वैल्यूड है और सम डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं एनेक्स करना हैज़ नॉट बीन अटैच्ड. सो ये सारे ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं एंड इस ऑब्जेक्शंस को रेज होने के बाद आपने करेक्ट कर लिया है ना. बट जब आपने करेक्शन की है तो वो प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद आप कर रहे हो. सो अगर कोर्ट बहुत ही हार्श रही और ये डेट ऑफ करेक्शन को डेट ऑफ सूट मान लिया, सो योर सूट अपील और एप्लीकेशन विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन. सो कोर्ट इज जनरली लिबरल एंड अकॉर्डिंग टू 2 की क्लॉज ए सब पार्ट 1 वो यही बोलता है कि ऑर्डिनरी केसेस में ये रिलेट बैक कर जाएगा व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड. ठीक है, तो जिस दिन प्लेंट प्रेजेंट हुआ है उस दिन को ये रिलेट बैक कर जाएगा. ओके, नाउ अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी ध्यान से सुन लेना, जो इसका एक एक्सेप्शन होगा. ओके, सो मान के चलो कि जिस दिन आपने प्लेंट प्रेजेंट करी थी, ये दूसरा केस है. ठीक है, जनरली तो वो प्लेंट प्रेजेंट वाले डेट को रिलेट बैक कर जाता है इवन आफ्टर करेक्शंस. बट नाउ आई एम टेलिंग यू अनदर सिनेरियो. जैसे मान लो कि आपने प्लेंट प्रेजेंट करी, द रिलीफ विच यू हैव क्लेम्ड इज फॉर 10 acres ऑफ लैंड, है ना. 10 एकड़ ज़मीन के लिए आपने रिलीफ क्लेम करी. इसका वैल्यूएशन निकल कर आता है 20 लाख. इट इज़ द करेक्ट वैल्यूएशन. बट आपने जो प्लेंट में वैल्यूएशन इंक्लूड करी है दैट इज ओनली 10 लाख. सो क्या है, इट इज अंडर वैल्यूड. ऑब्जेक्शंस आए दैट द सूट इज अंडर वैल्यूड. सो व्हाट यू डू कि पूरा 10 एकड़ ना क्लेम करके आप बस अब 5 एकड़ क्लेम कर रहे हो. ठीक है, और 5 एकड़ के अकॉर्डिंग ये जो 10 लाख आपने डाला वो सही है. सो हियर व्हाट यू हैव डन, हियर यू हैव ब्रॉट अबाउट सच एन अमेंडमेंट. यहाँ पे आप अमेंड कर दे रहे हो पूरी चीज़ें.
यहाँ पे बस करेक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे पूरी आप अमेंड कर रहे हो चीज़ें। तो चूंकि आपने ये अमेंडमेंट इस डेट पे करी है तो अब ये रिलेट बैक नहीं करेगी, एंड दिस विल बी द डेट व्हेन इट विल बी कंसिडर्ड। तो स्ट्राइकिंग ऑफ जब भी आप करते हो रिलीफ की, तो उस केस में वो रिलेट बैक नहीं करता, बल्कि जिस डे पे आप स्ट्राइक ऑफ करके फाइल कर रहे हो दैट विल बी कंसिडर्ड। आई होप ये क्लियर है। आगे देखते हैं। सो आई हैव रिटन हियर, इन ऑर्डिनरी केस सूट कब इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा? जब प्लेंट प्रेजेंट हुआ है बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर, एंड बस प्रेजेंटेशन ही सफिशिएंट है प्लेंट की, रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना, इट मस्ट बी वैलिड प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू सीपीसी। ऑर्डर 4 आप देखोगे सीपीसी का, उसमें लिखा हो वैलिड प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है, कितनी कॉपीज़ लगानी है, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड इट देन उसको वैलिड प्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा और सूट इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा। वैसे ही कोर्ट फी एक्ट है। कोर्ट फी एक्ट बोलता है कि जब आप सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हो तो आप रेक्विजिट कोर्ट फी जितनी बनती है उतनी फाइल करोगे, और अगर वो नहीं फाइल हुआ है तो भी उसे वैलिड प्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा, एंड सूट विल नॉट बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड। बट इससे बचने का भी उपाय है। हियर कम्स सेक्शन 149 CPC. So section 149 says that कोर्ट के पास ना डिस्क्रिशन है, बिकॉज यू नो कोर्ट फी इज अ मैटर बिटवीन द स्टेट एंड द सूटर, उनके बीच का मैटर है। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि उस ग्राउंड पे पूरी सूट को डिसमिस कर दिया जाए। सो यहाँ पे 149 सेज दैट अगर प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद भी कोर्ट फी कम थी और यहाँ पे कोर्ट फी लगा दी गई, सारी सही कोर्ट फी लगा दी गई, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल सूट फाइल हुआ था, प्रिस्क्राइब पीरियड, उसके बाद यहाँ पे सही कोर्ट फी लगा दी गई। तो भले कोर्ट फी प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद लगी है तो वैलिड प्रेजेंटेशन ही है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे, सेक्शन 149 सेज, देन इट कैन रिलेट बैक टू दिस डेट। ओके, सो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इज द डेट जब वो फाइलिंग काउंटर के पास फाइल हुआ था, उसको आप मानोगे, ना कि वो डेट जब वो कोर्ट में लाई गई या फिर जब ऑफिस ऑब्जेक्शंस उस पर रेज हुए बाद में, ठीक है। ये डेट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अगर इस डेट तक आते आते प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो गई तो जिस ओरिजिनल डेट जो होता है फाइलिंग काउंटर वाला, वो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन माना जाता है। सो व्हेन यू स्ट्राइक ऑफ द रिलीफ, स्ट्राइकिंग ऑफ मैंने बताया एग्जाम्पल में आपको, जब आप स्ट्राइक ऑफ कर देते हो तो उस केस में रिलेशन बैक नहीं लगेगा, और जिस दिन डेट ऑफ करेक्शन हुआ है, डेट ऑफ चेंज हुआ है, उस डेट को माना जाएगा। सो अगर वो डेट प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद, सो इट विल बी डिसमिस्ड। अब पॉपर का केस देख लेते हैं। देखो पॉपर क्या होता है? पॉपर इज समबडी हु डज नॉट हैव द रिक्विजिट मनी विथ हिम टू फाइल द कोर्ट फी। उसके पास कोई प्रॉपर्टी या इतना पैसा नहीं है कि वो कोर्ट फी दे सके। सो बिफोर फाइलिंग एंड बिफोर अप्लाइंग आपको डिक्लेयर कराना पड़ता है कि आप पॉपर हो। सो देयर इज एन एप्लीकेशन फॉर पॉपर। ओके, सो मान लो ये कॉज ऑफ एक्शन है, यहाँ पे आप पॉपर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, यहाँ पे प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो रहा है और कोर्ट ने आपको लीव यहाँ पर दी कि ओके वी कंसिडर यू एज अ पॉपर, आप सूट फाइल कर सकते हो। तो सूट यहाँ पे पॉपर अब फाइल कर रहा है, तो अगर इस डेट को हम कंसिडर करेंगे, सो दिस डेट इज प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद वाला डेट। सो टेक्निकली हम बोलेंगे कि पॉपर फाइल नहीं कर सकता है, डिसमिस हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे बताया गया है दैट इन केस ऑफ अ पॉपर, जिस दिन उसने एप्लीकेशन फाइल करी ना, उस डेट को रिलेट बैक कर जाएगी उसकी सूट।
ओके, आई होप ये क्लियर है। बट व्हाट अबाउट दोज केसेस जहाँ पे पॉपर का एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, जहाँ पे लीव टू सू एज अ पॉपर रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, वहाँ पे क्या होगा? सो दैट थिंग हैज़ नॉट बीन डेल्ट अंडर सेक्शन 3, उसके लिए आपको सेक्शन 13 देखना पड़ेगा। ओके, सेक्शन 13। सो सेक्शन 13 सेज कि मान लो पॉपर एप्लीकेशन यहाँ फाइल हुआ है, प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ खत्म हो जाती है एंड एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, तो टेक्निकली अगले नेक्स्ट तारीख जब कोर्ट फी लगा देता है, क्योंकि इनिशियली जब आप पॉपर एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हो आप कोर्ट फी नहीं लगाते हो, बट नाउ योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड और आपको सूट नॉर्मल वे में फाइल करनी पड़ेगी, नॉट एज अ पॉपर। सो जिस दिन यू आर पुटिंग अप द कोर्ट फी, टेक्निकली ये डेट माना जाएगा एज द डेट ऑफ सूट। लेकिन बट सेक्शन 13 ने एक रेमेडी दी है बहुत अच्छी। सेक्शन 13 सेज कि अगर एप्लीकेंट ये प्रूव कर देना कि आई अप्लाइड एज अ प्रॉपर, बोनाफाइडे थी, गुड फेथ में मैंने अप्लाई किया था, ठीक है, तो जिस दिन से इफ हिज बोनाफाइडी हिज गुड फेथ इज प्रूव्ड, तो जिस दिन से उसने एप्लीकेशन फाइल किया था दैट इज दिस डे से लेकर जब वो रिजेक्ट हुआ है दैट इज दिस डे। मान लो ये 6 मंथ्स का पीरियड है, सो ये 6 मंथ्स का पीरियड प्रिस्क्राइब पीरियड में ऐड कर दिया जाएगा और यहां से एक फ्रेश प्रिस्क्राइब पीरियड बनेगा PP1। ओके, समझ गए ना? तो जहां पर ये प्रूफ कर दिया जाए कि बोनाफाइडे है, वहां पर एप्लीकेशन के डेट से जब रिजेक्शन आ गई है वो पूरा पीरियड एक्सक्लूड करके ओल्ड वाले प्रिस्क्राइब पीरियड में ऐड करके एक नया प्रिस्क्राइब पीरियड बनाया जाएगा। और अब चूंकि कोर्ट फी नए प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर फाइल हुई है, सो इट इज वेल विद इन टाइम। सो दिस हैज बीन डेल्ट अंडर सेक्शन 13। सो आइए देखते हैं, वही चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी है। दैट इन केस ऑफ पॉपर, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन शैल बी द डेट जब एप्लीकेशन डाली गई थी फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर। ओके, लेकिन जहां पर एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो वहां पे सेक्शन 13 आ जाता है और सेक्शन 13 ये बोलता है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि एप्लीकेंट ने वो प्रोसिक्यूट किया था एप्लीकेशन इन गुड फेथ। गुड फेथ में उसने किया था। एक बार गुड फेथ प्रूव हो जाता है तो उस पीरियड को एक्सक्लूड करके ऐड करके एक नया प्रिस्क्राइब पीरियड बना लेते हैं। एंड इफ द कोर्ट फी हैज बीन फाइल्ड विद इन द न्यू प्रिस्क्राइब पीरियड, सो इट इज वेल विद इन टाइम। आप ये पढ़ सकते हो खुद से। नाउ कम्स क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी के केस में कब माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूटेड है। देखो, मान लो कॉज ऑफ एक्शन कंपनी के अगेंस्ट किसी पर्सन ए का कॉज ऑफ एक्शन इस डेट पे अराइज हुआ। यहां पर वाइंडिंग अप स्टार्ट होती है, ये पूरा प्रिस्क्राइब पीरियड है, ये यहां कॉज ऑफ एक्शन से लेकर ये पूरा प्रिस्क्राइब पीरियड है। ओके, कंपनी की वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गई है। वाइंडिंग अप में आपको पता है लिक्विडेटर अपॉइंट होते कंपनी के, तो लिक्विडेटर इस डेट पे अपॉइंट हो गया और यहां पर उस पर्सन ए ने अपना क्लेम पुट अप कर दिया। मतलब पर्सन ए का क्लेम इज विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। ये प्रिस्क्राइब पीरियड है ना, इसके अंदर है क्लेम। लेकिन आप यहां देख सकते हो, यहां पे जाके ऑफिशियल या स्पेशल लिक्विडेटर ने उस पर्सन ए के क्लेम को रिफ्यूज कर दिया। तो अब ये पर्सन ए हैज फाइल्ड अ सूट हियर। इसका सूट जो ये डेट है ये प्रिस्क्राइब पीरियड के बियॉन्ड है ना, तो ये बोला जा सकता है कि डिसमिस कर दो। सो इसी के लिए जब आप सेक्शन 3(2)(a) का पार्ट 3 देखोगे, उसमें क्या बोलता है? उसमें ये बोलता है कि जब
क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी है जो वुंड अप हो रही है, तो हम उस डेट को मान के चलेंगे जब क्लेमेंट पहली बार अपना क्लेम सेंड करता ऑफिशियल लिक्विडेटर को। ओके, तो पहला कौन सा डेट है जिसमें उसने सेंड किया? ये वाला डेट। सो ये रिलेट कर जाएगी इस डेट को। ओके, सो इट विल बी, चूंकि ये वाला डेट विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड है, सो इट इज वेल विद इन टाइम। लेकिन अब एक उल्टा सिनेरियो ले लेते हैं, ठीक है। अब किसी पर्सन का क्लेम नहीं है कंपनी के अगेंस्ट, अब कंपनी का क्लेम है किसी पर्सन के अगेंस्ट। सपोजिंगली कंपनी वांट्स टू फाइल अ क्लेम अगेंस्ट पर्सन ए। सो कंपनी की लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स यहाँ पे स्टार्ट हुई हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर हैज बीन अपॉइंटेड हियर और प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ पे खत्म हो चुका है। देखो, ऑफिशियल लिक्विडेटर जब अपॉइंट होता है, ही विल नीड सम टाइम, उसको कुछ टाइम चाहिए होगा कंपनी के बारे में समझने के लिए, ये समझने के लिए कि लाइबिलिटीज़ क्या हैं कंपनी की, कंपनी के एसेट्स क्या हैं, किन लोगों से रिकवरी करनी है। सो ही विल नीड सर्टन टाइम, ही कैन नॉट स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। सो लेजिस्लेचर हैज़ फिक्स्ड अ टाइम कि जिस दिन से लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ है वो वाला पीरियड मान लो, उससे ये पीरियड 4 मंथ्स है। सो दिस पीरियड, बट लेजिस्लेचर हैज सेड, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो इतना पीरियड है, बट लेजिस्लेचर हैज सेड कि ऑफिशियल लिक्विडेटर जब से अपॉइंट होता है उस दिन से 3 मंथ्स विल बी गिवन, 3 मंथ दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना टाइम हो गया? 4 मंथ प्लस 3 मंथ, 7 मंथ्स। तो ये प्रिस्क्राइब पीरियड से अब 7 मंथ्स का टाइम ऐड करके नया प्रिस्क्राइब पीरियड बना दिया जाएगा। और अब यहां पे कंपनी फाइल करती है कभी भी क्लेम या सूट, तो इट इज वेल विद इन टाइम, है ना। तो अब ये नए प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर फाइल करना है। ओके, सो ये वाली चीज जो है ये सेक्शन 3 में नहीं है। जब कंपनी किसी के अगेंस्ट फाइल करेगी, दिस हैज नॉट बीन डेल्ट इन सेक्शन 3, दिस हैज बीन डेल्ट इन सेक्शन 15। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट मैंने आपको बता दिया इन शॉर्ट में, बाद में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई हैव रिटन हियर इन सेक्शन 3(2)(a), अ पर्सन हैज अ क्लेम अगेंस्ट, पर्सन का क्लेम है अगेंस्ट द कंपनी, और कंपनी क्या हो रही है? वुंड अप हो रही है। In such a case, the claim is to be first filed before the liquidator, और liquidator reject कर देता है, और जब वो reject कर रहा है तब तक prescribed period expire कर चुका है। यहाँ पे पार्टी की कोई गलती नहीं है, जो एक क्लेम फाइल कर रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट। सो यहाँ पे रिलेटिंग बैक लग जाएगा एंड सूट विल रिलेट बैक टू द डे जब पहली बार एप्लीकेशन फाइल हुआ था बिफोर द लिक्विडेटर। लेकिन वही मैंने आपको दूसरा उल्टा सिनारियो बताया, जहां क्लेम किसी पर्सन का नहीं अगेंस्ट अ कंपनी, जहां पे कंपनी का क्लेम है अगेंस्ट सम थर्ड पर्सन। सो हियर चूंकि कुछ टाइम लग जाती है अपॉइंटमेंट में लिक्विडेटर की, है ना। कंपनी का लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया, 4 महीने लग गए लिक्विडेटर को अपॉइंट होने में, लेकिन लिक्विडेटर इमीडिएटली आते हुए तो काम नहीं करेगा, ही विल हैव टू लुक एट द अकाउंट्स। सो लेजिस्लेचर ने 3 महीने और फिक्स कर दिए। ओके, सो दिस 3 मंथ हैज बीन फिक्स बाय द लिक्विडेटर। तो टोटल जो रहेगा ना पीरियड, जब से लिक्विडेशन स्टार्ट हुई है से लेकर लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, और लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट से 3 महीने और, ये पूरा एक्सक्लूड करके ओरिजिनल प्रिस्क्राइब पीरियड में ऐड करके नया प्रिस्क्राइब पीरियड बन जाएगा। अब देखो, समझते हैं काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के बारे में। सबसे पहले सेक्शन 3 में यह बताया गया है कि काउंटर क्लेम और सेट ऑफ को शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट, तो इसको एक सेपरेट सूट माना जाएगा, ठीक है। अब ये सेपरेट सूट माना जा रहा है, तो हम किस डेट पे मान के चलेंगे कि काउंटर क्लेम इंस्टीट्यूट हुआ है या सेट ऑफ आया है? इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि काउंटर क्लेम या सेट ऑफ होता क्या है।
सपोजिंगली ए एक सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट, ठीक है, 10 लाख के लिए. बी सेज दैट ओके, मुझे ए को 10 लाख देने हैं, ठीक है, बट ए को भी मुझे 5 लाख देने हैं. सो 5 लाख ही क्लेम कर रहा है ना, दिस इज सेट ऑफ. काउंटर क्लेम भी सेट ऑफ की तरह ही होता है, बट डिफरेंस ये होता है सेट ऑफ बस मनी क्लेम का होता है. काउंटर क्लेम में आप कुछ और चीज़ें भी मांग सकते हो. जैसे हस्बैंड आरसीआर के लिए क्लेम कर रहा है अगेंस्ट वाइफ, वाइफ डिवोर्स का क्लेम कर रही है अगेंस्ट हस्बैंड. सो यहाँ पे इट विल बी अ काउंटर क्लेम, ठीक है. और काउंटर क्लेम हो या सेट ऑफ हो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट सूट. अब देखो सेट ऑफ में क्या होता है ना, मान लो कि WS और सेट ऑफ यहाँ पे फाइल हुआ है, प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल हुआ है, तो चूंकि सेपरेट सूट है, क्या ये ऐसा हम बोलेंगे कि ये इट शुड बी डिसमिस्ड? नो. एंड व्हाई नो? बिकॉज जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ सेट ऑफ रिलेट बैक कर जाता है उस डेट को जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ है. सो सेट ऑफ विल रिलेट बैक टू द डेट ऑफ द सूट. सो व्हाट विल बी द टेस्ट हियर? यहाँ पे टेस्ट हम क्या मान के चलेंगे? मान के चलेंगे कि इस डेट पर सेट ऑफ बार्ड तो नहीं है, ये होगा टेस्ट. इस डेट पे ना, जिस दिन सूट फाइल हुआ है ए के द्वारा, इस डेट पे चेक करोगे आप कि बी ने जो सेट ऑफ क्लेम किया अगेंस्ट ए वो बार्ड तो नहीं है. सो दिस विल बी द रियल टेस्ट. लेकिन काउंटर क्लेम का देखते हैं. काउंटर क्लेम में क्या होता है? काउंटर क्लेम में द डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक डज नॉट अप्लाई. जिस दिन आप काउंटर क्लेम फाइल करोगे उसी दिन माना जाएगा काउंटर क्लेम फाइल हुआ. सो हियर रिलेटिंग बैक डज नॉट अप्लाई. I have written it here. In section 3(2)(b) provides that any claim by way of set off or counter claim shall be treated as a separate suit. Very important. और कब डीम किया जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट है सेट ऑफ या काउंटर क्लेम? सेट ऑफ के केस में it will relate back to the date on the same date as the suit. तो वो डेट ऑफ द सूट को रिलेट बैक कर जाएगा. लेकिन काउंटर क्लेम के केस में नो रिलेशन बैक अप्लाइज, एंड सो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन सा माना जाएगा? ऑन द डेट ऑन विच काउंटर क्लेम मेड हुआ है. आई होप ये क्लियर है. अब सेक्शन 3 का 2C इट डील्स विथ नोटिस ऑफ मोशन, कि नोटिस ऑफ मोशन के केस में कौन सा डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन माना जाएगा. व्हाट इज एग्जैक्टली नोटिस ऑफ मोशन? It is a sort of notice that I am going to have a motion against you. So basically notice होती 14 दिन की notice होती जो कुछ cases में दी जाती है. जैसे मान लो A को एक application file करना against B. So in certain cases according to the High Court rules or given in CPC it is required कि एक application draft करे, notice of motion draft करे और B पे serve कर दे. और सर्व करने के बाद 14 दिन के बाद ही वो एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकता है. ओके. सो देखो यहां पे मान लो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ ए का अगेंस्ट बी. यहां पे नोटिस ऑफ मोशन ड्राफ्ट करके बी को दे दी गई. अब इस दिन से 14 दिन के बाद एप्लीकेशन फाइल करोगे आप, 14 दिन के बाद. लेकिन ये जो 14 दिन है ना एप्लीकेशन फाइलिंग का, वो आ रहा है प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद. ओके. ध्यान रखना है पे 2 डेट है. एक डेट ऑफ सेंडिंग द मोशन, ठीक है, जब नोटिस, वो डेट जब नोटिस दी गई है, और डेट जब एप्लीकेशन फाइल हुआ है. कौन सा डेट माना जाएगा? यहाँ पे रिलेटिंग बैक नहीं लगता. यहाँ पे है कि 14 दिन के बाद आपको एप्लीकेशन फाइल करना है, और अगर आपका एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब पीरियड के बाहर आ रहा है
so it needs to be dismissed. Okay, so इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, आप नोटिस ऑफ मोशन को इतने दिन पहले दोगे कि एप्लीकेशन फॉल्स विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड. ओके, now another very important question, the question here is what will happen if a decree is passed, है ना, मतलब what क्या होगा अगर डिक्री ऑलरेडी पास हो चुकी है इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ. वहाँ पे लिमिटेशन से वो बात था, बट द डिफेंडेंट डिड नॉट रेज द क्वेश्चन, some facts were involved, and so defendant was duty bound to raise that question and he did not raise the question. और डिक्री भी पास हो गई, तो अब क्या, अब देखो दो चीज़ हो सकती हैं, है ना. अब डिफेंडेंट सपोज ही गोज इन अपील अगेंस्ट द डिक्री, और अपील में वो बोलता है कि सी इट वॉज बैड, द कोर्ट शुड हैव डिसमिस्ड इट. मान लो कोर्ट से कुछ मिस हो गया है ना, द कोर्ट मिस इंटरप्रेटेड इट, कोर्ट ने नहीं देखा, सो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू डिसमिस इट. एंड यू नो द एपिलेट कोर्ट हैज़ द पावर. मान लो ट्रायल कोर्ट ने नहीं किया, ट्रायल कोर्ट वॉज ड्यूटी बाउंड टू डिसमिस इट, सो द ट्रायल कोर्ट ईदर डिड नॉट सी इट या फिर उसने रॉन्गली इंटरप्रेट कर दिया. सो नाउ इवन द एपिलेट कोर्ट हैज़ द पावर टू डिसमिस द सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन. सो यहाँ पे एपिलेट कोर्ट के पास भी पावर है, ठीक है, तो अपील में जाके सेट असाइड करा लो. दूसरा होता है कि मान लो डिक्री की एग्जीक्यूशन, वो अपील में नहीं गया, डिक्री के एग्जीक्यूशन में उसने ये डिफेंस रेज कर दिया, है ना, डिक्री के एग्जीक्यूशन में उसने डिफेंस रेज किया. क्या ये कर सकता है एग्जीक्यूशन में डिफेंस? जब आप एग्जीक्यूशन पढ़ोगे सीपीसी में, तो एग्जीक्यूशन सेज कि अगर डिक्री जहाँ पे नल और वॉइड होती है, वहाँ पे आप उसकी वॉइडेबिलिटी को क्वेश्चन कर सकते हो इन एग्जीक्यूशन और इन एनी कोलैटरल प्रोसीडिंग्स. बट समझो यहाँ पे अगर लिमिटेशन से बार्ड है ना, तो डिक्री वॉइड नहीं होती, डिक्री इज नॉट वॉइड, डिक्री इज इलीगल, इट इज नॉट वॉइड. सो इसलिए आप एग्जीक्यूशन में नहीं कर सकते उसको क्वेश्चन, या तो आपको अपील में जाके सेट असाइड कराना पड़ेगा, और व्हाट एल्स यू कैन डू, और या तो आप रिविजन फाइल कर सकते हो उस डिक्री के अगेंस्ट. ओके, बिकॉज द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन नो रिलेट्स टू द jurisdiction of the court, and so against the issue of limitation and अपील तो आप डिक्री के अगेंस्ट करोगे ना, लेकिन बस लिमिटेशन की क्वेश्चन पे अपील नहीं हो सकता. रादर बस लिमिटेशन की क्वेश्चन पे एक रिविजन में जा सकते हो और रिविजन में भी उसको ठीक करवा सकते हो. आई होप ये क्लियर है. एंड नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने आपके लिए लिखा है ये क्वेश्चन है कि क्या प्ले ऑफ लिमिटेशन अगर ट्रायल कोर्ट में नहीं लिया गया, तो क्या वो फर्स्ट एपिलेट कोर्ट और सेकंड एपिलेट कोर्ट में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, एंड इफ यस अंडर व्हाट कंडीशंस इट कैन बी डन. देखो आप फर्स्ट एपिलेट कोर्ट में भी रेज कर सकते हो क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन, प्रोवाइडेड that facts of the case obvious है रिकॉर्ड पे and no new evidence needs to be adduced. तो जहाँ पे फैक्ट से ही पता चल रहा है फर्स्ट एपिलेट कोर्ट को, कोई नए एविडेंस को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नए एविडेंस को लाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन कैन बी रेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट अपील ऑल्सो. ओके, लेकिन जहाँ पर कुछ एविडेंसेस चाहिए वहाँ पे आप नहीं रेज कर सकते. ओके, और सेकेंड अपील में भी यही है, सेकेंड अपील में भी ओनली फर्स्ट टाइम इट कैन बी रेज एंड वेन नो एडिशनल एविडेंस विल बी रिक्वायर्ड. ओके, आप ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करके देखो. विद दिस
we come to the end of section 3. One more point which I need to tell you is that section 3 आपकी बस remedy को बार करा. It says that the suit appeal or application shall be dismissed. So it is only barring your remedy. वो आपकी remedy खत्म कर रहा है कि आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो. बट अगर आपके पास आउटसाइड कोर्ट कोई अदर लीगल रेमेडी है तो you are well within your right to exercise that thing. So your right is not extinguished, only your remedy stands extinguished. With this, we come to the end of section 3. Thank you everyone. If you have any doubt, please comment in the comment section so that I can give you the answer in the next class. Thank you.